जब हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या ये किसी नई तकनीक के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक वेंडिंग मशीन की तस्वीर आती है। बिल्कुल, एक वेंडिंग मशीन। मतलब एक विशिष्ट बटन दबाया, मशीन के अंदर कुछ गियर घूमे और एक तय स्नैक बाहर आ गया। ये पूरी तरह से अनुमानित प्रक्रिया है। इनपुट दिया और एक बहुत ही साफ सुथरा आउटपुट मिल गया। सही कहा। मशीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने खड़े इंसान को भूख लगी है या नहीं। वो बस एक सेट रूल के तहत काम करती है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम जिस विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं वो इस पूरे फंडे को बदल रहा है। एकदम। ये जो बुनियादी बाइनरी प्रक्रिया थी ना, जहां कोई समझ नहीं होती थी, तकनीक अब उस रास्ते से बहुत आगे निकल रही है। हाँ, और आज की हमारी इस चर्चा का आधार एंटोनियो गुली की किताब एजेंटिक डिजाइन पैटर्न्स के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। साथ ही हमारे पास गोल्डमैन सैक्स के CIO मार्को अर्जेंटी जैसी उद्योग हस्तियों की टिप्पणियां भी हैं। तो हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे AI अब सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं रहा। बिल्कुल, वो अब एक एजेंट बन चुका है जो योजना बना सकता है, काम कर सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं। सोचिए कि कोई इंसान उसी वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार वो मशीन एक साधारण डिब्बा नहीं है। वो सामने खड़े व्यक्ति को स्कैन करती है, चेहरे की थकान नोटिस करती है और किसी तरह उसके डिजिटल कैलेंडर से ये पढ़ लेती है कि अगले 15 मिनट में एक बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग होने वाली है। अरे वाह! हाँ, और अब वो मशीन खुद तय करती है कि उस इंसान को मीठे स्नैक की नहीं बल्कि एक कड़क एस्प्रेसो की जरूरत है। वो सीधे पूछती है, मीटिंग से पहले एस्प्रेसो बना दूं? और यही वो बिंदु है, मतलब यही तकनीक की पूरी परिभाषा बदल जाती है। सॉफ्टवेयर अब सिर्फ पूछे गए सवालों का इंतजार नहीं कर रहा है, वो खुद से स्थिति को समझकर कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल। एंटोनियो गुली के नोट्स में इसी बदलाव को एक साधारण टूल से एजेंट बनने का सफर कहा गया है। हम अब तक जिस दुनिया में थे वहां मशीनें केवल रिस्पॉन्डर थीं, अब वे एक्टर बन रही हैं। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते, क्योंकि ये शिफ्ट मतलब ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं कि बेस रीजनिंग इंजन कैसे काम करते हैं, लेकिन एक एजेंटिक सिस्टम एकदम अलग जानवर है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमें उस 5 स्टेप वाले लूप को देखना होगा जो किसी भी असली एजेंट की धड़कन होता है। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है मिशन प्राप्त करना। और देखिए, ये एक साधारण प्रॉम्प्ट नहीं है, बल्कि एक बड़ा लक्ष्य है। जैसे अगले हफ्ते की ट्रिप के लिए सब कुछ तैयार करो। अच्छा, मतलब सिर्फ टिकट बुक करना नहीं, पूरी ट्रिप। सही कहा। फिर दूसरा कदम है परिदृश्य को स्कैन करना। यहाँ एजेंट सिर्फ निर्देश नहीं पढ़ता, वो कॉन्टेक्स्ट जुटाता है। फ्लाइट की कीमतें, होटल, मौसम सब चेक करता है। और इसके बाद तीसरा कदम आता होगा विचार करना, जहां वो ये तय करता है कि इस लक्ष्य को हासिल करने का सबसे बेहतरीन और शायद सबसे किफायती तरीका क्या होगा। बिल्कुल। और फिर चौथा कदम जो सबसे अहम है, कार्रवाई करना। वो खुद ही टिकट बुक कर लेगा। और पांचवा कदम है सीखना और बेहतर होना। जैसे अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो सिस्टम उस घटना से सीखता है ताकि अगली बार वो किसी और एयरलाइन को प्राथमिकता दे। ओहो, इसे समझने के लिए मेरी एक एनालॉजी है। एंटोनियो गुली ने इन एजेंट्स को अलग अलग लेवल्स में बांटा है ना? हाँ, 0 से लेकर 3 तक। तो लेवल 0 को एक ऐसे बेहद बुद्धिमान इंसान की तरह मान लेते हैं जो एक बंद कमरे में बैठा है। उसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन ना तो इंटरनेट है और ना बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। एकदम सही। ये हमारा कोर रीजनिंग इंजन है। वो आपको क्वांटम फिजिक्स तो समझा देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि आज शेयर बाजार का क्या हाल है। हाँ, बिल्कुल। और जब हम लेवल 1 पर आते हैं, जिसे कनेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्वर कहा जाता है, तो ये ऐसा है जैसे हमने उस बंद कमरे वाले इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन दे दिया। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अब वो बाहरी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, इंटरनेट खंगाल सकता है, लेकिन असली जादू लेवल 2 से शुरू होता है। लेवल 2 यानी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्वर, जहां कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ AI को बहुत सारी जानकारी देना है। जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखिए, अगर किसी AI को बहुत सारा कच्चा डेटा दे दिया जाए तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो फिर ये काम कैसे करता है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का असली मतलब शोर हटाना है। इसके लिए वेक्टर डेटाबेस और सिमेंटिक सर्च का इस्तेमाल होता है। जानकारी को गणितीय एम्बेडिंग्स में बदल दिया जाता है। मतलब पूरा डेटाबेस पढ़ने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब एजेंट योजना बनाता है तो वो केवल उन वेक्टर पॉइंट्स को खींचता है जो उस विशिष्ट समस्या के लिए प्रासंगिक हैं।
इससे सिस्टम भ्रमित नहीं होता। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा तकनीकी अंतर है। और फिर आता है लेवल 3, मल्टी एजेंट सिस्टम्स। ये तो पूरी एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लग रहा है मुझे। एकदम, जहां एक इंसान नहीं, पूरी टीम काम कर रही है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर एजेंट है जो काम बांट रहा है, एक रिसर्चर एजेंट है जो डेटा ला रहा है, और एक डिजाइनर एजेंट है जो उसे प्रेजेंट कर रहा है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो हम कंप्यूटर के साथ अपने संबंध को फिर से लिख रहे हैं। दशकों से हम कंप्यूटर को बता रहे थे कि क्या करना है, एक इंपेरेटिव अप्रोच। लेकिन मल्टी एजेंट सिस्टम के साथ हम डिक्लेरेटिव अप्रोच पर आ गए हैं। हम बस बताते हैं कि हमें कोई चीज क्यों चाहिए और कंप्यूटर खुद कैसे का पता लगाता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या दिख रही है। जब ये एजेंट एक टीम की तरह काम करते हैं तो वे जटिल समस्याओं को बिना कंफ्यूज हुए प्रोसेस कैसे करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर एक एआई को एक ही बड़े प्रॉम्प्ट में 10 अलग-अलग निर्देश दे दिए जाएं तो इंस्ट्रक्शन निग्लेक्ट की समस्या आती है। एआई बीच के निर्देश भूल जाता है। बिल्कुल भूल जाता है, और यहीं पर डिजाइन पैटर्न्स काम आते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने का पहला पैटर्न है प्रॉम्प्ट चेनिंग। प्रॉम्प्ट चेनिंग मतलब जटिल काम को छोटे छोटे क्रमिक चरणों में तोड़ना। हाँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी की 100 पेज की वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण करना है। अगर एआई को एक साथ सब कुछ करने को कहा जाए तो वो लड़खड़ा जाएगा। तो प्रॉम्प्ट चेनिंग में पहला चरण सिर्फ इतना होगा कि इस रिपोर्ट से केवल रेवेन्यू डेटा निकालो। एआई का पूरा ध्यान सिर्फ डेटा निकालने पर होगा। अच्छा, और फिर पहले चरण का आउटपुट दूसरे चरण का इनपुट बन जाएगा। बिल्कुल। दूसरा चरण कहेगा कि इस निकाले गए डेटा का पिछले साल से मिलान करो, और तीसरा चरण कहेगा अब इस तुलना के आधार पर एक सारांश ड्राफ्ट करो। सही पकड़े। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। अगर हम एक बड़ी समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ें तो क्या एआई अपनी बड़ी तस्वीर नहीं खो देगा? और उससे भी बड़ा खतरा, क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर पहले चरण में एआई ने कोई छोटी सी गलती कर दी, जैसे डेटा निकालते वक्त एक गलत नंबर पिक कर लिया, तो वो गलती आगे के चरणों में फैलती जाएगी? ये तो एरर प्रोपगेशन का क्लासिक मामला है। देखिए, ये एक बहुत ही जायज तकनीकी चिंता है। अगर चेनिंग को बिना किसी सेफ्टी गार्ड के छोड़ दिया जाए तो पक्का यही होगा। तो इसे रोकते कैसे हैं? इसी को रोकने के लिए सिस्टम डिजाइनरों ने स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का नियम लागू किया है। मतलब हर चरण का डेटा एक तय फॉर्मेट में ही पास होना चाहिए। एकदम सही। जब प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग होती है तो हर स्टेप के आउटपुट का एक सख्त जेसॉन स्कीमा या XML फॉर्मेट तय कर दिया जाता है। अच्छा, अगर पहले एजेंट ने डेटा निकाला है तो उसे एक विशिष्ट जेसन फॉर्मेट में ही आउटपुट देना होगा। हाँ। अगर वो कुछ भूल जाता है या गलत फॉर्मेट देता है तो सिस्टम उसे आगे नहीं जाने देता, वो उसे रिजेक्ट कर देता है। मतलब एजेंट को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर किया जाता है। बिल्कुल। इससे गलती आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल। और जहां तक बड़ी तस्वीर खोने की बात है, उसके लिए राउटिंग पैटर्न का इस्तेमाल होता है। राउटिंग जो ये तय करता है कि कौन सा काम किस विशेषज्ञ के पास जाएगा। हाँ, इसे ऐसे समझें, जब कोई इनपुट आता है तो राउटिंग सिस्टम सिमेंटिक एम्बेडिंग के जरिए यूजर का इरादा भांपता है। इंटेंट समझता है। हाँ, अगर बात तकनीकी डेटा की है तो राउटर उसे डेटा एनालिस्ट एजेंट के पास भेजेगा। अगर रचनात्मक लेखन है तो क्रिएटिव एजेंट के पास, और इन सब के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर एजेंट बैठा होता है जिसके पास हमेशा वो बड़ी तस्वीर महफूज रहती है। अरे वाह। बिल्कुल। लेकिन हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि चेनिंग सुरक्षित तो है, लेकिन ये लैटेंसी के मामले में एक बुरा सपना हो सकता है। धीमा हो सकता है। हाँ। अगर एक प्रोसेस में 15 चरण हैं और हर चरण में कुछ सेकंड लग रहे हैं तो कोई भी स्क्रीन के सामने बस बैठा ही रह जाएगा। यहीं पे सीक्वेंशियल काम की सीमा आ जाती है, और इस लैटेंसी की समस्या को सुलझाने के लिए पैरेललाइजेशन का पैटर्न डिजाइन किया गया। मतलब स्वतंत्र कामों को एक साथ चलाना, कॉन्करेंटली। हाँ। तो जैसे अगर किसी को ग्लोबल वार्मिंग के आर्थिक प्रभाव पर एक बड़ी रिपोर्ट चाहिए तो चेनिंग में सिस्टम पहले कृषि पर प्रभाव खोजेगा, फिर समुद्र स्तर पर, फिर ऊर्जा संकट पर। इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन पैरेललाइजेशन के साथ एक मुख्य एजेंट 3 अलग-अलग सब एजेंट्स को एक ही समय पे काम पे लगा देता है। अरे वाह। एक सब एजेंट कृषि डेटा खंगाल रहा है, उसी वक्त दूसरा समुद्र स्तर की रिपोर्ट पढ़ रहा है, और तीसरा ऊर्जा डेटा देख रहा है। मतलब किसी को किसी का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। और जब तीनों का काम पूरा हो जाता है तो एक मर्जर एजेंट उन सभी के डेटा को मिलाकर एक एकीकृत रिपोर्ट तैयार कर देता है। समय की भारी बचत। गति के लिए तो ये बहुत शानदार है। लेकिन गुणवत्ता का क्या? भले ही काम तेजी से हो गया,
हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि आउटपुट वास्तव में उच्च गुणवत्ता का है? क्या एआई अपनी ही गलतियों को पहचान सकता है? और इसके लिए जो पैटर्न काम करता है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा। ये एआई की खुद की आलोचना करने की क्षमता है। इसमें जनरेटर क्रिटिक मॉडल काम करता है। अच्छा, ये ऐसा है जैसे एक लेखक और एक कठोर एडिटर एक ही सिस्टम के अंदर बैठे हो? एकदम सटीक। इसे कोडिंग के उदाहरण से समझना सबसे आसान है। मान लेते हैं एक जटिल सॉफ्टवेयर का कोड लिखना है। पहला एजेंट प्रोड्यूसर वो कोड जनरेट करता है, लेकिन ये कोड सीधा इंसान को नहीं दिया जाता। ये दूसरे एजेंट यानी क्रिटिक के पास जाता है, जो एक सीनियर आर्किटेक्ट की भूमिका में है। हाँ, इसका काम सिर्फ कमियां निकालना है। ये कोड में बग्स खोजता है, सुरक्षा कमियां देखता है और एक फीडबैक रिपोर्ट बनाता है। और फिर वो रिपोर्ट वापस प्रोड्यूसर के पास जाती है। बिल्कुल, जो उन कमियों को सुधारकर एक नया बेहतर कोड लिखता है। मुझे रिफ्लेक्शन का ये फंडा सुनने में बहुत शानदार लग रहा है। आउटपुट एकदम रिफाइंड मिलेगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सिस्टम को बहुत धीमा और महंगा नहीं बना देगा? महंगा कैसे? मतलब हर बार जब एआई खुद को सुधारने के लिए जनरेटर और क्रिटिक के बीच डेटा भेजता है तो एक नया एपीआई कॉल होता है, टोकन खर्च होते हैं, सर्वर पर भारी लोड पड़ता है। क्या रियल टाइम कामों के लिए प्रैक्टिकल है? देखिए, ये एक बहुत ही तीखा अवलोकन है और इसका सीधा जवाब है नहीं, ये हर जगह प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। डिजाइन पैटर्न चुनने का मतलब ही यही है कि आप जानें कि कौन सा पैटर्न कहाँ फिट बैठता है। रिफ्लेक्शन वहां इस्तेमाल होता है जहां सटीकता गति से कहीं ज्यादा जरूरी है। जैसे कोई मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट। हाँ, या कोई कानूनी दस्तावेज, वहां हम गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेटेंसी से समझौता किया जा सकता है, लेकिन कस्टमर सर्विस चैटबॉट जैसी जगह पर जहां गति जरूरी है, वहां हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ गई। तो अब तक हमने एक ऐसा दिमाग तैयार कर लिया है जो सोच सकता है, योजना बना सकता है और अपनी गलतियों से सीख भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये सब बेकार है अगर वो दिमाग एक डिजिटल बक्से में बंद रहे। जी। एआई अपने इस बक्से से बाहर कैसे आता है? वो बाहरी दुनिया से संपर्क कैसे करता है? इसके लिए टूल यूज या फंक्शन कॉलिंग का पैटर्न आता है। ये वो पुल है जो लैंग्वेज मॉडल्स को बाहरी दुनिया के सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। मतलब एजेंट केवल टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, वो एक स्ट्रक्चर्ड कमांड बनाता है। हाँ, देखिए, एक साधारण एआई से जब गणित का कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछा जाता है तो वो शब्दों के जरिए उसे हल करने की कोशिश करता है और अक्सर मतिभ्रम का शिकार हो जाता है, हैलुसिनेट करने लगता है। बिल्कुल। लेकिन टूल यूज पैटर्न में ऐसा नहीं होता। किताब में और मार्को अर्जेंटी की रिसर्च में इसके बेहतरीन उदाहरण है। एजेंट समझ जाता है कि उसे खुद गणित हल नहीं करना है, तो वो क्या करता है? वो खुद ब खुद पाइथन का एक स्क्रिप्ट लिखता है, बैकग्राउंड में एक इंटरप्रेटर चलाता है, गणितीय गणना करता है और सटीक जवाब निकाल कर देता है। अरे बाप रे! मतलब वो अपनी कमियों को दूर करने के लिए बाहरी टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो मौसम का लाइव डेटा निकालना हो या स्टॉक की कीमतें। हाँ, ये एआई को टेक्स्ट प्रेडिक्टर से एक सिस्टम ऑपरेटर बना देता है। लेकिन एक बात बताइए, जब लक्ष्य इतना बड़ा हो कि उसे किसी एक टूल या एक सीधे रास्ते से हासिल ना किया जा सके, तब क्या होता है? मतलब जब कैसे करना है पहले से तय ही ना हो। तब हम प्लानिंग पैटर्न की ओर मुड़ते हैं। यह रिएक्टिव एआई से प्रोएक्टिव एआई की ओर सबसे बड़ा कदम है। इसके कुछ उदाहरण? जैसे गूगल जेमिनी डीप रिसर्च या ओपन एआई का डीप रिसर्च एपीआई। तो ये सिस्टम काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ कीवर्ड सर्च नहीं करते हैं। जब कोई रिसर्च का काम मिलता है तो ये सबसे पहले एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। ये खुद तय करते हैं कि किन किन उपविषयों पर खोजना है। जब वेब पर सर्च करते हैं और कई लिंक सामने आते हैं तो हर लिंक को खोलने से पहले उसका इन्फॉर्मेशन गेन मापते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन मतलब अगर मैं इस लिंक पर जाऊंगा तो मुझे कितनी नई जानकारी मिलेगी। अगर जानकारी काम की लगती है तो लिंक पढ़ते हैं, रास्ता गलत लगता है तो नया सब क्वेरी जनरेट करते हैं। और ये सब बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के हो रहा है। वे सैकड़ों लिंक्स खंगालते हैं और अंत में साइटेशन के साथ पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। हाँ, ये ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का एकदम नया स्तर है। ये सारी चर्चा हमें इस बात की ओर ले जाती है कि ये टूल्स एआई को केवल सोचने वाली मशीन से कार्रवाई करने वाली मशीन बना रहे हैं। और यही बात हमें भविष्य के उन परिकल्पनाओं की ओर ले जाती है जो इस रिसर्च का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, हम एक एजेंट ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। एजेंट ड्रिवन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां एजेंट स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे होंगे। बिल्कुल,
कोई इंसान एक एजेंट को अपना ई-कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए कह सकता है। वो एजेंट खुद सोशल मीडिया ट्रेंड्स का विश्लेषण करेगा, इन्वेंट्री मैनेज करेगा और शायद सप्लायर से मोलभाव भी करेगा। एकदम। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि भविष्य किसी एक विशाल सुपर एजेंट का नहीं है। भविष्य छोटे विशेषज्ञ एजेंट्स के नेटवर्क का है। हाँ, लीगो ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट की तरह छोटे छोटे स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स होंगे जो किसी एक काम में माहिर होंगे और वे सब मिलकर काम करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को अब ये सीखना होगा कि इन स्मार्ट एजेंट्स को काम कैसे सौंपना है, डेलीगेट कैसे करना है। सही कहा। हमारी भूमिका निर्देश देने वाले ऑपरेटर से बदलकर एक मैनेजर की हो जाएगी। लेकिन इस रिसर्च के अंत में एक ऐसी परिकल्पना है जो जितनी शानदार है उतनी डरावनी भी लगती है मुझे। मेटामॉर्फिक मल्टी एजेंट सिस्टम। मेटामॉर्फिक यानी रूप बदलने वाला। यह एक ऐसा विचार है जहां एआई सिस्टम्स केवल दिए गए काम को ही नहीं करेंगे, बल्कि उस काम को और बेहतर करने के लिए अपना खुद का आर्किटेक्चर बदल लेंगे। मतलब अगर सिस्टम को लगता है कि कोई मौजूदा एजेंट धीमा है, तो वो सिस्टम खुद ब खुद उस एजेंट को हटा देगा। हाँ, यह उसकी जगह नए तेज एजेंट बना देगा। वो अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए अपने खुद के कोड को फिर से लिख लेगा, बिना किसी इंसान से पूछे। अरे बाप रे, ये तो सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क का चरम रूप है। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल आता है। हम लगातार इन सिस्टम्स को अधिक स्वायत्त बना रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब एक एआई सिस्टम अपनी खुद की वास्तुकला को इस हद तक बदल लेता है कि उसे बनाने वाला इंसान भी उसे समझ ना पाए, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमारे मानवीय मूल्य और सुरक्षा मानक उस नए सिस्टम में बरकरार रहें? ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर मशीन खुद के कोड को फिर से लिख रही है, तो वो उन सुरक्षा नियमों को एक बाधा मानकर हटा भी सकती है, ताकि काम तेज हो सके। तो सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ काम के जल्दी और सस्ते होने के लालच में सिस्टम पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह से खोने की कीमत चुका रहे होंगे? भविष्य में जब ये एजेंटिक सिस्टम हमारी दुनिया को चला रहे होंगे, तो सबसे बड़ा चैलेंज तकनीक का नहीं, बल्कि उस तकनीक पर लगाम बनाए रखने का होगा। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं।